तो आ गया है तुम्हारा भाई मचाने फिर से तबाही। तो हम कर रहे थे अपने 500 स्पॉटिंग एरर्स और हमारी क्लासेस अब बस लास्ट की 3 बची है, 300 तक पहुंच चुके हैं और हमारी 3-4 क्लासेस में ही 500 हो जाएंगे। तो भैया सब के सब देखते रहो क्लासेस को। इन क्लासेस में हिंदी में, इंग्लिश में पूरा अच्छे से मीनिंग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस क्वेश्चन से पूछा गया है, किस टॉपिक से, वो सब बता रहा हूं। और इसके बाद मेरी गारंटी है भाई, तुम कोई भी एग्जाम देने जाओ, मॉक पे मॉक दो और तुम्हारे मार्क्स बढ़े नहीं तो तुम मुझे बोल देना आके। तो 300 तक हो चुके हैं, जिसने नहीं देखी है क्लास वो पक्का देख लेना। आज है 301 से ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फूड्स दैट इज फैटी, स्वीट, रिच एंड कॉम्प्लेक्स। तो ह्यूमंस आर ड्रॉन टू मतलब होता है प्रभावित करता है उनको, वो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कौन से खाने में, जो खाना फैटी होता है, स्वीट होता है, रिच होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड टाइप के, जैसे तुम्हारा पिज्जा बर्गर हो गए, ये सारे के सारे, तो वो इंसानों को बड़ा पसंद आता है जिसपे स्वीटनेस हो, ये सब हो। तो देखो फ्रूट्स है, और फ्रूट्स जो है वो तुम्हारा प्लूरल है, और प्लूरल है अगर सब्जेक्ट तो फिर वर्ब उसके अकॉर्डिंग इज नहीं आएगी, आर आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा टॉपिक है, फूड प्लूरल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आर वहां पे आ जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इसका मतलब जो हमारा एरर है वो एरर है फूड्स दैट इज। अब तुम बोलोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फूड्स तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होता है ना, खाने को तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने फूड्स बोला है तो उसने काउंटेबल की तरह ट्रीट किया है। फूड काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। हम खानों की बात कर रहे हैं, गिन नहीं रहे खाने को जो खाना खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं बहुत सारे खाना जो लोगों को पसंद आता है, तो इसलिए वहां पे प्लूरल की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। सिंपल। ये तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक का एरर था। नेक्स्ट है इट वुड बी नीट एंड क्लीनेस्ट अ होम वर्थी ऑफ स्पेंडिंग अवर लाइफ टुगेदर। हम बोल रहे हैं भाई घर तो नीट और क्लीन होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए जो वर्दी हो, लायक हो, हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सके साथ में। तो ऐसा घर होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकें, उसके लायक हो। तो नीट एंड क्लीन, देखो एंड कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है अपने आगे, आगे और पीछे, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो अगर आगे पॉजिटिव डिग्री है नीट तो पीछे भी पॉजिटिव डिग्री होगी क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब क्लीनेस्ट, क्लीनेस्ट तो तब आता सुपरलेटिव डिग्री जब हम किसी से कंपैरिजन करते। कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, हम तो क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की कि रूम कैसा होना चाहिए, क्वालिटी, नीट एंड क्लीन। तो नीट और क्लीन होना चाहिए, और जब क्वालिटी बताते हैं किसी भी चीज की तो वहां पे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ही इज अ बेटर बॉय, बोलो सही है, ही इज अ बेटर बॉय या ही इज अ बेस्ट बॉय। तुम बोलोगे नहीं सर हम कंपैरिजन थोड़े कर रहे हैं जो आपने बेटर और बेस्ट लगा दिया, हम तो बॉय की विशेषता बता रहे हैं, वो लड़का अच्छा है। तो जब किसी की विशेषता बताते हैं तो पॉजिटिव डिग्री आती है गुड, ही इज अ गुड बॉय, ना कि बेटर या बेस्ट, ये नहीं आते। वैसे ही जब क्वालिटी बताएं तो पॉजिटिव डिग्री आती है नीट एंड क्लीन, और एंड दोनों जगह सेम जोड़ता है, आगे पॉजिटिव डिग्री तो फिर पीछे भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, दोनों जगह सेम डिग्री आएगी। हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्लेन करना मेरा काम है, ऐसी वैल्यू तुम्हें और कहीं क्लास में मिलेगी नहीं, तो इसलिए इन सबको अच्छे से देखते रहो। तो जो बच्चा है बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है, बिगिनर है, वो भी इन क्लासेस को आराम से कर लेगा, जिसने ग्रामर पढ़ी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, आई हैड बीन एंग्री द होल इवनिंग, मैं पूरे शाम भर गुस्से में था। सो शी रब्स ब्राह्मी ऑयल इनटू माय स्कैल्प टू कूल माय ब्रेन, इसलिए उसने ऑयल की मसाज की ताकि मैं कूल हो जाऊं। हम करते ना भाई, नवरत्न का तेल लगाओ। तो हम पास्ट की बात करें, आई हैड बीन एंग्री, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। देखो मैंने बोला भी था एरर कैसे पकड़ते हैं, सबसे पहले टेंस को ढूंढते हैं, टेंस क्या है, पास्ट, और पास्ट है तो शी वो रब करती है कि उसने रब किया, उसने रब किया तो शी रब्ड। पास्ट की बात करें तो सबको पास्ट में लेके आओ, तो उसने रब किया ऑयल मेरे खोपड़े में ताकि मैं मेरा खोपड़ा शांत हो जाए, एंगर शांत हो जाए, तो शी रब्ड। पास्ट की बात करें तो हर एक चीज पास्ट में होगी, तो प्रेजेंट का भी पास्ट कर दिया। नेक्स्ट, एडी जस्ट पैनिक्स, अब देखो जो जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाए हैं तो वो मैंने डिटेल में बताए हैं, तो यहाँ पे मैं तुम्हें उसको अच्छे से गो थ्रू कर रहा हूँ, ऊपर से कर रहा हूँ सुपरफिशियल लेवल पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझा रहा हूँ। और बाकी प्रीवियस क्लासेस पक्का देख लेना, उस पर मैंने डिटेल में हर एक चीज को लेकर मैं चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडी जस्ट पैनिक्स, तो हम बोल रहे हैं जो एडी वो पैनिक हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। व्हेन इट गेट्स क्लोज नियरर द एंड, जब हम एंड की तरफ आते हैं, अंत की तरफ आते हैं, तो वो बड़ा ही डर जाता है। जैसे होता है जब कोई काम खत्म होने के कगार में होता है तो कुछ लोग और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में जब हम कर रहे हैं और लास्ट के 5 मिनट बचे हैं तो हम और जल्दी अरे और करना है, तो वहां पे हम एंशियस हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो एडी भी घबरा जाता है जब वो एंड के, अंत के पास आता है। अब तुम बोलोगे सर एरर है इस पे, बिल्कुल एरर है। देखो क्लोज का मतलब भी है पास और नियरर का मतलब भी है पास, तो जब दोनों का मतलब पास है तो जब ये क्लोज दिखा रहा है तो नियरर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर, इसी को बोलते हैं
सुपरफ्लुअस। तुमने कल की क्लास में देखा होगा वो कैब की, सुपरफ्लुअस मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा। तो जब क्लोज आ चुका है तो फिर से नियर लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो वही बात हो गई, मैं बोलूंगा गिव मी वेट वाटर, तो वाटर के आगे वेट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पानी तो वेट ही होता है। जिससे मैं बोलूंगा प्लीज रिपीट अगेन, जरा फिर से दोहराना, आपने क्या कहा, रिपीट अगेन। तो अरे रिपीट का मतलब ये होता है दोबारा, तो उसके साथ अगेन लगाने की जरूरत नहीं है, रिपीट अगेन बोलने की जरूरत नहीं है, रिपीट प्लीज ये बोल दो, अगेन बोलने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही क्लोज और नियरर दोनों का मतलब है पास, तो क्लोज क्यों बोलोगे, नियरर क्यों बोलोगे, क्लोज टू द एंड बोल दो डायरेक्ट, कि एडी पैनिक हो जाता है व्हेन इट गेट्स क्लोज टू द एंड, जब एंड में हम आते हैं तो वो पैनिक हो जाता है। नियरर लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ही हटा देते, इसको लगा देते, ये नियरर है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो इस नियरर को हटा दो और पॉजिटिव डिग्री वहां पे रहने दो, क्लोज टू द एंड। जब एंड की तरफ आता है तो एडी घबरा जाता है। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन अ मैन, मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, गेट ऑफ हिज हॉर्स क्विक एज डिड दैट स्ट्रेंजर इंग्लिशमैन। तो मैंने किसी को भी गेट ऑफ उतरते हुए नहीं देखा घोड़े से, जितना कि वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, इंग्लिशमैन, वो उतरा। तो जितनी जल्दी वो घोड़े से उतरा, वो अजनबी इंग्लिशमैन उतरा, तो मैंने किसी को नहीं देखा जल्दी उतरते हुए। तो देखो तुम सबको पता है क्विक एज के साथ किसका पेयर मैंने बताया था, एज के साथ एज का पेयर आता है, एज क्विक एज। जितना मैंने उस अजनबी को देखा उतना मैंने किसी को नहीं देखा, तो कंपैरिजन करें तो एज क्विक एज। क्लियर है, पहले बताओ इतना तो आया, क्योंकि एज कभी भी सिंगल नहीं आता, एज आता है एज के पेयर के साथ। तुम बोलोगे हाँ सर इतना समझ पाया, लेकिन यहाँ पे क्विक जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहाँ पे हम नाउन हॉर्स की विशेषता नहीं बता रहे नाउन की, यहाँ पे हम बता रहे हैं उतरने की, गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब है ये, कि वो इतनी जल्दी उतरा। तो क्विक यहाँ पे किसके लिए, हॉर्स के लिए कि उतरने के लिए, तो बोलोगे सर वर्ब के लिए, और जब वर्ब के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो होगा एज क्विकली एज, एज क्विकली एज। तो यहाँ पे हमको चाहिए एडवर्ब, क्योंकि हम वर्ब की विशेषता को बता रहे हैं, याद रखना। तो रटना नहीं है किसी भी चीज को कि एज क्विक एज रिच एज पुअर एज, नहीं, वो तब आता है, एडजेक्टिव तब आता है जब नाउन की विशेषता बताए। तो अगर हम घोड़े की विशेषता बताते हैं कि घोड़ा क्विक है, तब तो एडजेक्टिव आता। हम बोल रहे हैं घोड़े से क्विक जल्दी उतरा, तो उतरने की वर्ब की बात आ रही है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव में एडवर्ब होता है। तो एज क्विकली एज दैट डिड मैन, दैट स्ट्रेंजर डिड। अब समझ पा गया, तो यहाँ पे एज क्विकली एज होगा। चलो, सुजन हैड रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन एट द सुपरमार्केट, दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी इयर्स। तो वो एक दूसरे को बहुत टाइम बाद देख रहे थे, तो सुजन अचानक से कैथरीन अपने दोस्त से मिल गई सुपरमार्केट में, बाजार में, जो कि दोनों के दोनों एक दूसरे को काफी साल से देख रहे थे, काफी साल से नहीं देखा था। तो रन ऑन नहीं होता है, रन इनटू होता है। रन इनटू का मतलब होता है टू मीट एक्सीडेंटली, किसी से अचानक से मिल जाना। आई रन इनटू माय टीचर, मैं अपने टीचर से अचानक से मिल गया, तो रन इनटू फ्रेजल वर्ब है, मैंने करवाई भी है रन इनटू। ये सब मैंने तुम्हें फ्रेजल वर्ब की सीरीज में करवाए हैं, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, टॉप 200 तो मैंने करवाए थे फ्रेजल वर्ब। तो रन इनटू मतलब होता है टू मीट एक्सीडेंटली, किसी से अचानक से मिल जाना, उसको बोलते हैं रन इनटू। तो वहां पे रन इनटू आएगा, इसको रन इनटू कर लेता हूं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं ना हम, तो फर्स्ट फॉर्म ही लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, रन इनटू, वहां पे इसी की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हो गया है रन इनटू, लो डी पार्ट में है। तो रन इनटू होता है, इसका मतलब होता है अचानक से मिलना। रन ऑन किसी के ऊपर रन करना नहीं होता है। देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी, हम बोले पहले से बहुत सारे एग्जांपल्स है ग्रेट टेक्नोलॉजी के, दैट हैड बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए थे। पास्ट की बात कर रहे हैं, देखो हम तो बोले देयर आर, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, देयर आर तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैड कभी प्रेजेंट करोगे, हैव करोगे। अच्छा टेक्नोलॉजी है तो हैज करोगे, भाई टेक्नोलॉजी है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी का अकॉर्डिंग हैड का हैज हो जाएगा। जब प्रेजेंट की बात करें तो उसको भी प्रेजेंट में करो, सिंपल सी बात है। दूसरी बात एक और भी है, हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स है टेक्नोलॉजी के जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाए थे या बनाए हैं। काम अभी भी जारी है ना, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, वहां पे आएगा। बनाए थे नहीं, बनाए हैं अभी तक। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यूएसए सबसे आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। हर एक चीज पर तुम देख लो तो यूएसए बना देती है, तो बनाती है ना कि बनाती थी, बनाती है, तो प्रेजेंट हैज। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट था टेक्नोलॉजी, तो उसका अकॉर्डिंग हैज। टेक्नोलॉजीज होता तो हैव होता। दूसरी बात ये भी है कि प्रेजेंट की बात करें पूरे सेंटेंस में, तो हैड का प्रेजेंट हैज होता है। क्लियर हो गया भाई? तो हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से लेते हुए चल रहा हूं, ताकि बच्चे को कहीं दिक्कत आए ना। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मस्त पढ़े आराम से। हैरीज आईज वाटर्ड इन द चिल,
तो हैरी की आंखों में पानी आ गया। चिल मतलब होता है ठंड के कारण। तो जब बहुत ठंड होती है, तुम बाइक स्कूटी चलाओ तो आंखों में पानी आता है। अभी तुम देखना 1 महीने बाद, तब तुम्हें समझ पा जाएगा, या तो तुम अभी सुबह सुबह निकल जाओ। तो ठंड के कारण उसके आंखों में पानी आ गया। एज दे सोर टुवर्ड्स ही कुड नॉट सी नथिंग बिलो नाउ। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, अब वो नीचे कुछ देख नहीं सकता था। अब बताओ, देखो हैरी आइज वाटर्ड, वाटर्ड मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसके आंखों में पानी आ गया था ठंड के कारण। तो जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो सोर नहीं होगा, सोड होगा। सोड मतलब जैसे कि ऊपर चढ़ा, सोड पास्ट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है दे किसके लिए आया भाई? हम तो हैरी की बात कर रहे हैं, हैरी तो सिंगुलर है। और अगर हैरी सिंगुलर है, एक लड़का है, तो उसके लिए दे का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए तो यूज करेंगे ही का। तो ही सोड हो जाएगा वहां पे। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। ही आया है, एक लड़का है तो ही आएगा, उसके लिए ही कुड नॉट। एक लड़का है तो दे नहीं आएगा, ही। और पास्ट की बात करें तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो हम बोल रहे हैं हैरी की आंखों में पानी आ गया था ठंड के कारण, एज ही सोड अपवर्ड्स। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ा, ही कुड सी नथिंग, अब वो कुछ देख नहीं सकता था नीचे, बिलो नाउ। अब वो नीचे कुछ देख नहीं सकता था। हो सकता है कोहरा वगैरह हो, तो नीचे देख नहीं सकता था वो। क्लियर है? तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सोर का सोड होगा, चढ़ना। और दे नहीं होगा, लड़के के बारे में एक सिंगल है तो ही होगा वहां पे। तो इसका मतलब है बी पार्ट में एरर। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश बताते हुए चल रहा हूं। एट नाइट, रात को। लाइंग स्लीपलेस, लाइंग मतलब था लेटना, स्लीपलेस मतलब नींद ना आना, तो ऐसी बिना नींद के वो लेटा था। ही कंसिडर्ड, उसने सोचा, सेंडिंग मैसेंजर्स, अपने दूतों को भेजना, बिसाइड्स द कंट्री, कंट्री के अलावा, सीक्रेटली, छुपके से, इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। तो जब वो रात को ऐसे लेट रखा था बिना सोए हुए, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मैसेंजर्स को, अपने गुप्तचरों को भेज दूं कंट्री के साइड में, चुपके से अपने फ्रेंड की रिसर्च करने। तो बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, तो कंट्री के अलावा, कंट्री के अलावा भेज दूं मैं, नहीं, बिसाइड्स कंट्री के अलावा नहीं, बियॉन्ड, कंट्री के बाहर। बियॉन्ड मतलब होता है फर्दर, बाहर भेज दूं, या ऑन द साइड ऑफ, ऑन द साइड ऑफ, तो कंट्री के साइड में भेज दूं, या तो मैं किसी को, या तो किसी को बहुत दूर भेज दूं अपने दोस्त की सर्च करने के लिए। तो किसी के जब सर्च करना होता है, खोजना होता है किसी को, तो हम दूर दूर तक भेजते हैं। तो उसने भी ये सोचा कि मैं दूर भेज दूं, तो बिसाइड्स द कंट्री, कंट्री के अलावा नहीं, बियॉन्ड द कंट्री, कंट्री के बाहर, दूसरी जगह मैं अपने गुलामों को भेजूं, या अपने मैसेंजर्स को भेजूं, दूतों को, ताकि वो मेरे दोस्त को सर्च करें। तो यहाँ पे बियॉन्ड होगा, ना कि बिसाइड होगा। तो बिसाइड्स द कंट्री कहाँ है भाई? बिसाइड्स द कंट्री सी पार्ट। क्लियर है? बस कितना इजी है। नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम। ना ही राम रेडी था, ना ही उसकी सिस्टर्स रेडी थी गेम को खेलने के लिए। हम सबको पता है नाइदर के साथ नॉर का पेयर आता है। तुम बोलोगे हाँ सर सही है। दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ सर सही है। और जो वर्ब आती है, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सेकंड सब्जेक्ट है सिस्टर्स, प्लूरल है, और सिस्टर्स है तो उसका अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। याद रखना, वो पेयर नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब में जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो सेकंड वाला होता है, नियरेस्ट टू द वर्ब, जो वर्ब के पास होता है, तो ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर यहाँ पे इज आता तो गलत हो जाता, क्योंकि सिस्टर्स प्लूरल था, तो इज आता तो गलत हो जाता। फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, इज आता तो गलत हो जाता। ये तुम्हारे एग्जाम्स में एरर आता है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। राम भी नहीं था और उसकी सिस्टर बहनें भी नहीं थी गेम को खेलने के लिए। भाई जब भाई रेडी नहीं है तो बहनें कहां से होगी? लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्ट, लीडर्स जो होते हैं, जो हमारे बॉस होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्ट होते हैं, मतलब खुद से चलने वाले होते हैं, दिशा देने वाले। उनको कोई दिशा नहीं देता है, वो लोगों को दिशा देते हैं। तो सेल्फ डायरेक्ट होते हैं वो, मतलब खुद से चलने वाले होते हैं। बट लेकिन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, समझना और सीखना, आर द की टू सेल्फ डायरेक्शन। अगर तुम खुद से चलना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सीखना और समझना जारी होना चाहिए, वरना तुम किसी के सुनोगे नहीं, सीखोगे, समझोगे नहीं, फिर गलत डायरेक्शन में चलोगे। तो लीडर्स जो होते हैं आर, सुनो, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, तुम्हें याद होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो इसके पीछे का टेक्निक बता रहा हूं। ये नहीं बोल रहा हूं कि बस आंसर ये है, इस पार्ट में एरर है, नहीं। देखो मैंने तुम्हें बोला था लीडर्स, ये है सब्जेक्ट, तुम बोलोगे हाँ सर। वर्ब है आर, तुम बोलोगे हाँ सर सही है। आर लीडर्स हैं, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर एक्शन तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन वर्ब है? तुम बोलोगे सर स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब के बाद आता है हमेशा एडजेक्टिव, तुम बोलोगे हाँ सर स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। क्वालिटी बता रहे हैं हम, सेल्फ डायरेक्ट होते हैं वो। और एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है कि थर्ड फॉर्म बनती है? तुम बोलोगे सर थर्ड फॉर्म बनती है, एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म तो बनती नहीं है। तो सेल्फ डायरेक्टेड होगा वहां पे, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ। तो इसका मतलब है कि इस सी पार्ट में एरर है कि नहीं है बताओ।
तो रटने की जरूरत पड़ी, और टीचर होते तो रटा के पढ़ाते कि भाई यहाँ पे सेल्फ डायरेक्ट नहीं होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? क्योंकि वर्ब है स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब अपने बाद लेती है एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूंगा ही इज इंटरेस्ट, ही इज इंटरेस्ट, तो वर्ब वर्ब के बाद क्या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है? नहीं, ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड बोलना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म करती है काम एडजेक्टिव का, ना कि फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब के बाद स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म बनती है वर्ब की, तो सेल्फ डायरेक्टेड। तो लीडर्स होते हैं वो सेल्फ डायरेक्ट नहीं होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। अब लॉजिक समझ पाया? अब बोलो, रटने की बात है क्या? नहीं है, समझने की बात है। चलो नेक्स्ट, डिसीजेस, वो बीमारियां पास्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, जो एनिमल से, जानवरों से इंसानों पे फैलती है, आर कॉल्ड, उन बीमारियों को कहते हैं जूनोसिस। अच्छा, तो जूनोसिस मतलब होता है वो बीमारियां जो किसी जानवर से इंसानों पे फैलती है। इसका मतलब रेबीज भी एक टाइप की जूनोसिस है। अब देखो, डिसीजेस बोला है, प्लूरल है, पास्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर, तो ये आर प्लूरल इसके लिए आया है, बिल्कुल सही है, तो कोई एरर है नहीं इसमें। सब्जेक्ट प्लूरल है, डिसीजेस तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आई है, और जिनोसिस बोलते हैं पास फ्रॉम इतना टू इतना, तो फ्रॉम के साथ टू का पेयर आता है, ये भी हमको पता है, फ्रॉम के साथ आता है टू का पेयर, बिटवीन के साथ आता है एंड का पेयर, तो कोई एरर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर में द पेरेंट माउंटेन ऑफ माउंट ब्लैंक, तो जो पेरेंट माउंटेन है माउंट ब्लैंक का, द हाई पीक इन द एल्प्स, जो एल्प्स में हाई पीक है, इज द माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट है। अब तुम बोलोगे सर एरर कहां पे है? एरर तो बहुत सिंपल है, द आर्टिकल अपने बाद पॉजिटिव डिग्री लेता है हाई, या हाईएस्ट लेगा, सुपरलेटिव डिग्री लेता है हाईएस्ट पीक। वैसे भी तुम्हें पता है, तुम्हें समझ जाना चाहिए था, माउंट एवरेस्ट तो दुनिया में हाई पीक नहीं है, हाईएस्ट पीक है, सबसे उच्चतम चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के लिए तो हाईएस्ट आना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि द आर्टिकल के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, ना कि पॉजिटिव डिग्री। ही इज अ गुड, ही इज अ गुड नहीं होगा, सॉरी, ही इज द गुड। अगर मैं लिख दूं ही इज द गुड, तो ही इज द गुड नहीं होगा। तुम बोलोगे सर दा है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओ, ही इज द बेस्ट। वैसे दा आया है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। बताओ भैया, आ रहा है ना मजा सबको? हाँ जी। अब नेक्स्ट, लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस, लैंड मैनेजमेंट के चॉइसेस है, ऑल्सो अफेक्ट, प्रभाव करती है द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज, जो ट्रीज में कार्बन स्टोर है उस पर भी प्रभाव डालती है लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस हमारी। अब देखो, कार्बन स्टोर होता है प्लांट के अंदर, तो जो ट्री होता है पेड़, उसके सरफेस के ऑन, उसके सरफेस में होता है कि कार्बन उसके अंदर होता है, पेड़ों के अंदर होता है, तो कार्बन स्टोर्ड इन ट्रीज होगा, इन ट्रीज, ट्रीज के अंदर, ना कि ट्रीज के ऑन, उनके सरफेस में थोड़ा होता है कार्बन, तो पेड़ों के अंदर होता है। कार्बन डेटिंग तभी तो करते हैं पेड़ों की, ये देखने के लिए कि उसकी उम्र क्या है, तो इन होगा, इनसाइड, इन की बात करें हम, कार्बन स्टोर्ड इन ट्रीज, ट्री के अंदर जो कार्बन स्टोर होता है उस पर भी प्रभाव डालता है वो। ही बेस्ट अंडरस्टैंड, अब तुम सबको पता है भाई बेस्ट तो हो नहीं सकता अंडरस्टैंड, क्योंकि बेस्ट होता तो आगे द आर्टिकल आता, सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो द आर्टिकल आता, इसका मतलब पहले पार्ट में एरर है। लेकिन एक बार पूरा पढ़ते हैं, ही बेस्ट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज नो लॉन्गर हिज डिसीजन टू मेक, वो बेहतर इस चीज को समझेगा कि क्योंकि फाइट के वजह से, लड़ाई की वजह से अब उसके पास कोई हक नहीं है डिसीजन लेने का। हम बोलते भी ना किसी को, भाई तू बेहतर समझेगा इस चीज को, तू तो भाई एस्पिरेंट रहा है, तूने तो तैयारी की है, तो तू बेहतर समझेगा, तो बेहतर बोल रहे हैं, सबसे बेस्ट नहीं बोल रहे, उच्चतम समझेगा, हम बोले तो बेहतर समझेगा, और बेहतर के लिए बोलते हैं ही बेटर अंडरस्टैंड। तुमने मूवी देखी है वो लाडला मूवी अनिल कपूर की, यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, तो श्रीदेवी बोलती है बेटर अंडरस्टैंड। तो याद रखना, हमेशा बेटर अंडरस्टैंड होता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे भाई तुम तो बेहतर समझोगे इस चीज को, बेहतर बोल रहे हैं, बेहतर, बेटर, यू बेटर अंडरस्टैंड बोलेंगे इसको। हम यहाँ पे बेस्ट अंडरस्टैंड नहीं बोलेंगे कि तुम सबसे अच्छा समझोगे, नहीं, हम बोलेंगे तुम बेहतर समझोगे इस चीज को दूसरों से, तो यू बेटर अंडरस्टैंड, तो बेटर अंडरस्टैंड होता है, याद रखना, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए एडवर्ब। अंडरस्टैंड कैसे? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड है वर्ब, और वर्ब को जो डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब होता है बेटर, बेटर एडवर्ब होता है, तो यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। वो होता ना वेल, तो वेल है, और वेल का ही सेकंड फॉर्म होती है बेटर, और यही हमारी सेकंड फॉर्म बनती है, एडवर्ब का काम करती है सेकंड फॉर्म, यू बेटर अंडरस्टैंड, तुम बेहतर इस चीज को समझोगे, ऐसे बोलते हैं। तो स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस स्पोकन के लिए करोगे तो तुम्हारी स्पोकन भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
हालांकि मैं करवा तो अभी रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन इसी से बहुत सारे हमारे स्पोकन के कॉन्सेप्ट्स भी निकलते हैं। द डिफरेंसेस वर इम्परसेप्टिबल। परसेप्टिबल मतलब होता है जिसको परसीव कर सके, जिसको देख सके, और इम्परसेप्टिबल होता है जिसको देखा नहीं जा सकता। तो जो डिफरेंसेस थे, जो भेद था, वर इम्परसेप्टिबल, उनको देखा नहीं जा सकता था, टू ऑल, सबके लिए, बट द मोस्ट ट्रेंड आइड, लेकिन जो जिसके आंखें बड़ी ट्रेंड थी केवल वही इंसान देख सकता था, बाकी सबके लिए वो इम्परसेप्टिबल था। जो भेद थे वो सबके लिए गायब थे, लेकिन बस वही देख सकता था जिसकी ट्रेंड आई थी। अब बताओ, द डिफरेंसेस वर इम्परसेप्टिबल टू ऑल, सबके लिए इम्परसेप्टिबल था, कोई नहीं देख सकता था, पहचान नहीं सकता था डिफरेंसेस को, बट द मोस्ट ट्रेंड आई, लेकिन जो मोस्ट ट्रेंड आई था वही पहचान सकता था। तो द आर्टिकल के बाद सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट आया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नो एरर, कोई एरर नहीं है इस पे। डिफरेंसेस वर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इंसेप्टिबल, ये है। उसके बाद हमने पढ़ा भी है, स्टेटिव वर्ब के बाद हमारा आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये। उसका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जोड़ता है ऑल को, प्रोनाउन को जोड़ता है, और फिर आगे है कंजंक्शन हमारा बट, फिर दा के बाद तो हमारा आई जो है ये है नाउन आता है आर्टिकल के बाद, और इन सबसे पहले ये जो है वो एडजेक्टिव हो गए हमारे, और एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री आई है दा के साथ। तो डिटेल बहुत है, मैं बता रहा हूँ कि कोई एरर इस पे नहीं है। एरर कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर एरर कैसे फाइंड करते होंगे, मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एरर कैसे पता चलता है। जब तुम सारे चैप्टर पढ़ लोगे, सारे कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, तो कॉन्सेप्ट से ही एरर आता है। ऐसा नहीं होता है कि इस पार्ट में है, इस पार्ट में तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर होता है। उसके पहले तुम पूरी क्लासेस पढ़ो, मैंने यूट्यूब में भी करवाई है पूरी सीरीज बीसी ग्रामर की, और उसके बाद फिर तुम मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। इवन द मोस्ट वाइज डोंट नो, हम बोले जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है वो भी नहीं जानता व्हाट्स हिडन, क्या छुपा है, इन द डेप्थ्स ऑफ देयर बीइंग, उनके अस्तित्व के अंदर क्या छुपा है, उनके अस्तित्व के गहराई में क्या छुपा है, वो कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति हो वो भी नहीं जानता है। तो इसलिए बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद से अंदर झांको। तो इवन द मोस्ट वाइस नहीं बोलेंगे, इवन द वाइसेस्ट बोलेंगे। तुम बोलोगे सर क्यों बोलेंगे, जरा बता दो। वो बच्चे जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी है जरा बता दो नए बच्चों को, कमेंट पे जल्दी से कमेंट करो, बताओ मोस्ट वाइस क्यों नहीं होता। क्योंकि वाइस जो होता है पॉजिटिव डिग्री है, इसी के पीछे ईएसटी लगा लेते हैं तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, और जिसके पीछे ईएसटी लगता है उसके आगे मोस्ट नहीं लगता। भाई जब पीछे ईएसटी लग सकता है इसके, तो तुमने मोस्ट क्यों लगाया। मोस्ट तो उनके आगे लगता है जिनके पीछे ईएसटी नहीं लगता है। जैसे मैंने बोला था ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है इसके पीछे ईएसटी लगा सकते हैं, ये अभी है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, ही शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है। लेकिन मुझे बोलना को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, अब सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके पीछे ईएसटी लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे तो ईएसटी लगता ही नहीं है, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, तो इसके आगे फिर हम मोस्ट लगा लेते हैं। तो मोस्ट उनके आगे लगता है केवल जिनके पीछे ईएसटी नहीं लगता है, लेकिन वाइस के पीछे तो ईएसटी लगता है, तो उसका आगे मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाता है ये आंसर। जैसे मैं बोलूंगा ही इज मोस्ट टॉल, वो मोस्ट टॉल है, तो तुम बोलोगे सर नहीं मोस्ट टॉल गलत है, क्यों, क्योंकि टॉल के पीछे तो हम ईएसटी लगा सकते हैं, टॉलेस्ट कर सकते हैं, तो मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, तो टॉलेस्ट हो जाएगा वहां पे, ना कि टॉल, मोस्ट टॉल। वैसे ही वाइसेस्ट बोल सकते हैं तो मोस्ट वाइस नहीं बोलेंगे वहां पे। समझ पाया कि नहीं आया, हाँ जी अब आ गया होगा। नेक्स्ट, दीज इंक्लूड, ये इंक्लूड करते हैं द नेचर डॉक्यूमेंट्रीज, नेचर के डॉक्यूमेंट्रीज इस पे इंक्लूड है, इंक्लूडिंग द ब्लू प्लैनेट एंड द प्लैनेट अर्थ। ब्लू प्लैनेट अर्थ को ही बोलते हैं, तो ब्लू प्लैनेट और हमारी जो नेचर के डॉक्यूमेंट्रीज है इसमें इंक्लूड है। तो दीज हो गया प्लूरल, दीज दोस प्लूरल, और दिस दैट सिंगुलर, तो ये प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इंक्लूड प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, बिल्कुल सही है। तो दीज इंक्लूड द नेचर डॉक्यूमेंट्रीज नेचर की, इंक्लूडिंग द ब्लू प्लैनेट एंड प्लैनेट अर्थ, बिल्कुल सही है, कोई एरर है नहीं इस पे। एरर तो होता अगर कहीं आर्टिकल का होता है, अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता, टेंस का कुछ होता तो एरर होता, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। द बेबीज फेसेस आर एक्सप्रेशनलेस, हम बोल रहे हैं जो बच्चों के चेहरे होते हैं वो एक्सप्रेशनलेस होते हैं, उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे रहेंगे, हंस रहे। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो हमेशा ऐसे एक्सप्रेशनलेस रहते हैं, उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो ऐसा रहता है उनका चेहरा। तो वही बोल रहे हैं जो बच्चों का चेहरा होता है वो एक्सप्रेशनलेस होता है, उसमें कोई एक्सप्रेशन होते नहीं है, एंड देयर पीपल, और जो उनकी आंखें होती है, पुतलियां होती है, आरंट विजिबल, वो दिखती भी नहीं है क्योंकि पल के झपकाती नहीं ज्यादा, ऐसे खुली रहती है और बिना एक्सप्रेशन के। विच गिव्स, जो देता है, द अपीयरेंस ऑफ लाइफनेसनेस, जो ऐसा देता है कि ये जिंदा भी कि नहीं है, एंड ड्रेडफुलनेस, मतलब डर लगता है उससे। तो बच्चों की क्योंकि पल की भी नहीं झपकती है, आंखें भी ऐसी रहती है और कोई एक्सप्रेशन रहते नहीं, तो बड़ा डरावना होता है, ये बोल रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे है फेसेस, फेसेस मतलब होता है चेहरे, और बेबी मतलब होता है एक बच्चा, तो एक बच्चे के चेहरे होंगे,
बहुत सारे नहीं, हम बोल रहे हैं बच्चों के चेहरे, तो बेबी नहीं आएगा, बेबीज आएगा, बेबीज फेसेस। देखो अब लिखेंगे बेबीज, बेबीज, अब बच्चों के चेहरे तो अपॉस्ट्रॉफी फिर एस नहीं लगाएंगे, जब पहले से एस लगाए तो अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, तो बेबीज फेसेस ये बोलेंगे हम, बच्चों के चेहरे, ऐसा हो जाएगा इसका सही। बेबीज फेसेस, बेबीज था एस पहले से लगा तो फिर एस नहीं लगाएंगे, अगर तुमने फिर एस लगा दिया देखो अपॉस्ट्रॉफी एस, तो बेबीज हो जाएगा, वो हिसिंग साउंड आ जाएगी। तो इसलिए जब एस लगा हो उसके फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो बच्चों के चेहरे हम बोल रहे हैं वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, इसका मतलब है डी पार्ट में एरर हो गया। बेबीज फेसेस आर एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस होते हैं बच्चों के चेहरे। भाई जरा ठीक हो जा भाई। हाँ जी भाई ठीक तो हम कर लेंगे, ठीक तो हम ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। टू बॉर्डर गार्ड्स, जो दो बॉर्डर गार्ड होते हैं, बॉर्डर में जो पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब बॉर्डर की देखभाल करते हैं, द नियर बाय फ्रंटियर, तो वे बोले सरहद में जो पेट्रोलिंग करते हैं दो गार्ड विद जॉर्जिया, जॉर्जिया के साथ, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट से तीनों के तीनों आदमी मिसिंग है। दो बॉर्डर गार्ड्स थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब जो अपना दे रहे थे वहां पे, और जॉर्जिया भी उनके साथ साथ, वो सब के तीनों गायब है फ्राइडे से। अब देखो तीन लोग हैं तो हैव आया है, हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है बीन, रिपोर्टेड थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, मिसिंग है वो तीनों के तीनों फ्रॉम फ्राइडे। अब जो फ्राइडे है पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्राइडे से एग्जैक्ट टाइम गिवन है पॉइंट ऑफ टाइम, तो फ्रॉम नहीं आएगा, सिंस आएगा। फ्रॉम नहीं आता है, फ्रॉम के साथ तो टू का पेयर आता है, फ्रॉम के साथ मेरे साथ बोलो टू का पेयर आता है, यहाँ पे टू का पेयर थोड़ा है, तो यहाँ पे सिंस। सिंस जब भी हमको एग्जैक्ट पॉइंट दिया होता है तो सिंस, और जब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया होता, जैसे 2 ईयर्स तो फॉर आता है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डेज, तो याद रखना वहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, वहां पे सिंस आएगा, तो सिंस। फ्राइडे नाइट से तीनों के तीनों आदमी मिसिंग है। नेक्स्ट, इन प्रैक्टिकल राउंड्स, प्रैक्टिस राउंड में माय कैडी, ग्रेग एंड मी, हम तीनों के तीनों वर्क ऑन माय शॉर्ट गेम, वर्क करते हैं, काम करते हैं मेरे शॉर्ट गेम में विद अ बेसबॉल ग्लव, तो बेसबॉल ग्लव के साथ हम अपने शॉर्ट गेम में काम करते हैं हम तीनों, माय कैडी, ग्रेग एंड। अब देखो मी या आई, वर्क्स है वर्ब, और वर्ब के पहले चाहिए सब्जेक्ट, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट है, ये तीनों के तीनों काम करते हैं, तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट है, ग्रेग भी सब्जेक्ट, कैडी भी सब्जेक्ट, और मैं भी हूं सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा आई। जैसे मैं बोलूंगा मी हेल्प्ड यू, तो तुम बोलोगे सर मी हेल्प्ड यू होता है क्या, मैंने तुम्हारी मदद की, मी हेल्प्ड यू, तुम बोलोगे नहीं सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्टिव केस लिखो, आई हेल्प्ड यू। वैसे ही वर्ब है वर्क्स ऑन, वर्ब के पहले ये तीनों के तीनों हमारे सब्जेक्ट है जिनके बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट है तो तीनों के तीनों सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, मीन नहीं होगा वहां पे आई होगा। तो इतना सिंपल एरर भी तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, तो मीन नहीं होगा वहां पे आई होगा। हम तीनों अपने शॉर्ट गेम की प्रैक्टिस किया। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा, तो शिल्पा और रोहन के अलावा कोई भी नहीं था, हैड हर्ड मोहन टॉक, जिन्होंने सुना मोहन को बात करते हुए। तो देखो हैव हर्ड, हर्ड तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात, हर्ड वाला थर्ड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब, और पास्ट की बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट हैपेंस दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, तो दैट नाइट मतलब पास्ट की बात ही कर रहे हैं, और जब पास्ट की बात करें तो हैपेंस क्या होता है कि क्या हुआ, क्या हुआ पास्ट, इसको भी पास्ट में करो, हैपेंड करो, इसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म करो। समझ पा गया, हम बोल रहे हैं कोई नहीं था, केवल रोहन और शिल्पा थे जिन्होंने सुना था कि मोहन क्या बात कर रहा था, क्या हुआ था उस रात को। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, जब हर जगह वहां भी पास्ट परफेक्ट है, इधर भी पास्ट है, तो हैपेंड होगा ना कि हैपेंस। तो पास्ट की बात करें भाई, क्या हुआ था रात को, तो हुआ था उस रात को। डिसीज कैरिंग पैरासाइट्स, वो पैरासाइट्स जो डिसीज कैरी करते हैं, जो जैसे मॉस्किटोज वगैरह हो गए, जैसे बहुत सारा डेंगू होता है, इज नॉट पिकी अबाउट होस्ट, होस्ट मतलब होता है जिसमें वो चिपकते हैं, तो वो पिकी नहीं होते, पिकी मतलब होता है चूजी नहीं होते हैं। तो कोई भी वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, कोई भी इसका कांटेक्ट में आता है तो उसी में चले जाते हैं, उसी का फिर उसी की बॉडी में अंदर चले जाते हैं, तो वो पिकी नहीं होते हैं, पिकी मतलब होता है चूजी नहीं होते हैं कि भाई ये अच्छा दिख रहा है शक्ल का तो इसके अंदर जाते हैं, अरे यार ये तो बेकार दिख रहा है, अरे पापा ये तो बहुत ही बुरा है, तो बेकार दिख रहा है तो उसके अंदर नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी इसके कांटेक्ट में आता है पैरासाइट्स के, उन्हीं के अंदर वो चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं वो पिकी नहीं होते हैं। अब पैरासाइट से प्लूरल, बहुत सारे पैरासाइट्स की बात करें, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा आर, नॉट पिकी, नॉट होगा आर नॉट, ना कि इज नॉट। जो पैरासाइट्स होते हैं वो आर नॉट पिकी, वो पिकी नहीं होते हैं, चूज नहीं करते हैं, जो उन्हें दिखा उनके बॉडी के अंदर वो घुस जाते हैं। आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन सम होमवर्क सेड द प्रोफेसर एंग्रीली, तो कुछ सेड कहा था प्रोफेसर ने गुस्से से, क्या कहा था,
अब मैं अपना होमवर्क स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पास्ट की बात जब हम कर रहे हैं कहा था, तो गेट स्टार्ट नहीं होगा, गेट स्टार्टेड। दूसरी बात देखो एक और भी है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आई एम गोइंग का बदले आई वॉज गोइंग, गलत। देन सुनो, आई एम गोइंग मैं कर रहा हूं स्टार्ट, ये कहा था ना, तो आई एम गोइंग ये एक्टिव वॉइस है, सॉरी डायरेक्ट वॉइस है, और डायरेक्ट स्पीच में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आई वॉज गोइंग कर दो अगर सेड है तो, नहीं, समझो ये हमारी एक्टिव वॉइस है, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और एक्टिव वॉइस में टेंस सेम रहता है, तो टेंस को पास्ट पे नहीं करेंगे, तुम वज नहीं करोगे वहां पे। लेकिन अब देखो क्या करोगे तुम, टीचर ने कहा आई एम गोइंग टू गेट, गेट है वर्ब, और गेट वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, क्योंकि गेट का मतलब तो कोई काम होता नहीं है, अभी कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्शन नहीं हो रहा है, गेट तो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, और एडजेक्टिव अगर लेती है तो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री नहीं बनती है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री बनती है, स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, याद रखना, गेट स्टार्टेड होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टेड था बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो पास्ट फॉर्म है, हमारे पास्ट में कर दे, गलत, ये एडजेक्टिव है, पास्ट में नहीं होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है। और डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज बात हम बोलते हैं किसी की, हम बोलेंगे भाई क्या कहा था प्रोफेसर ने गुस्से में, तो तुम लोग प्रोफेसर ने गुस्से में कहा था, एज इट इज उसके शब्द बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू, कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ होमवर्क, तो ये मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेसर ने कहा था, प्रोफेसर ने कहा था। तो डायरेक्ट स्पीच में तो हम सेम रखते हैं, टेंस को पास्ट पे नहीं करते हैं, तो वज मत कर देना, उसको समझना है क्वेश्चंस को। हम बोल रहे हैं गेट, और गेट के बाद स्टार्टेड आता है, गेट स्टार्टेड, एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है। आप समझ पा गया? तो बिल्कुल अच्छे से समझना है चीजों को। ही स्पेंड, उसने स्पेंड किए अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड, अपने लीगल पैड में राइट करने के लिए उसने बहुत लंबा समय बिताया। एन एग्रेसिव अंडरलाइनिंग व्हाट व्हेनेवर ही वाज राइटिंग, व्हाटएवर ही वाज राइटिंग, तो उसने बहुत टाइम बिताया अपने पैड में लिखने में, और जो वो लिख रहा था उसको गुस्से से एग्रेसिवली वो उसको अंडरलाइन कर रहा था, सर्कल कर रहा था। अंडरलाइन करते हैं जैसे हम ऐसे अंडरलाइन करते हैं, ये जैसे ये एरर है, तो अंडरलाइनिंग एग्रेसिवली होगा, एग्रेसिवली, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो एग्रेसिवली ये हो जाएगा उसका। एग्रेसिवली वो अंडरलाइन भी कर रहा था जिसको वो लिख रहा था। अब समझ पाए, अंडरलाइनिंग है ना, वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है, तो अंडरलाइनिंग एग्रेसिवली, ना कि एग्रेसिव। बस नेक्स्ट, रेज्ड टेम्परेचर्स इन द स्प्रिंग टाइम सिग्नल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कम अलाइव, जब जब तापमान बढ़ता है स्प्रिंग के टाइम में, तो वो संकेत होता है सबको, जानवरों को और प्लांट को, कि भाई वो अब जिंदगी में आ जाए। मतलब स्प्रिंग टाइम में, बसंत के मौसम में सबके सब खिलते हैं, तो जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो राइजिंग होता है कि रेजिंग होता है। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, और इसी से आता है, एक होता है राइज, एक होता है रेज, राइज, रोज, राइजन, तुम सबको पता है थर्ड फॉर्म होती है, और एक होता है रेज, रेज्ड और रेज्ड। तुम सब ने, अगर तुम सब बुक पे पढ़ोगे ना तो तुमको बुक पे मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स हैं जिसके तुम तैयारी करते हो, मुझे पता है कौन सी बुक से तैयारी करते हो तुम सब के सब, तो जिस भी बुक से तैयारी करते हो वहां पे ये आते हैं, इनको बोलते हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स, सेम सेम साउंड वाले, तो ये वर्ब्स तुम्हारे पास आते हैं होमोफोन्स। इसके भी साउंड राइज है, इसकी भी रेज है, सेम सेम ही है, बट इसका मतलब होता है उठना या उगना, उठना या उगना, या बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, उठना, उगना, ये सब इसका मतलब होता है। और ये जो नीचे है इसका मतलब था उठाना, किसी चीज को उठाना। क्लियर है? अब जहां पे उठने का सेंस आएगा वहां पे राइज आएगा, जहां पे उठाने का सेंस आएगा वहां पे रेज्ड आएगा। अब यहाँ पे लिखा है रेज्ड टेम्परेचर्स, उठाने वाला टेम्परेचर की उठना, टेम्परेचर का उठना, उठना बोल रहे हैं, टेम्परेचर का उठना, तो रेजिंग नहीं आएगा, राइजिंग आएगा। टेम्परेचर का उठना, राइजिंग, उठना टेम्परेचर का, उठाना की बात नहीं करें, उठने की बात करें, तो इसका मतलब ये हमारा राइजिंग आएगा। लेकिन फिर भी बुक्स में इतना होता है, टीचर लोग भी इतना करवाते हैं, इससे तुमको इस पर हमेशा कंफ्यूजन होती है। तुम बोलोगे सर उठाना, उठाना देखना पड़ेगा, तो टेम्परेचर का उठाना नहीं, टेम्परेचर का उठना अपने आप उठता है, लेकिन फिर भी सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई और ट्रिक बताओ ना। ये तो बुक्स में भी दिया होता है, इतना तो सारे टीचर बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो क्या करें। अब एक तगड़ी टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। दोनों में डिफरेंस है। जो राइज है पहले वाला, ऊपर वाला, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, कभी भी, कभी भी नहीं लेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन आएगा तब जाके ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जो नीचे वाला है रेज, ये जो रेज है भाई, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, हमेशा लेता है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है भाई, सबसे बड़ा डिफरेंस। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल प्लीज, एक एग्जांपल आप करवा दो सर, हम खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा।
अतुल भाई है, बिल्कुल करवाता हूँ। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तुमने सुना होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है। और ही रेज्ड अ क्वेश्चन इन द क्लास, उसने क्लास में क्वेश्चन उठाया, इन द क्लास। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, जो भी टीचर करवाता है या जो भी बुक में लिखा होता है वो करवाता है मीनिंग से, और मीनिंग तो सबको ही पता होती है, फिर भी तुमको दिक्कत आती है। अब तुम मीनिंग में जाओ तो तुम मीनिंग के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे सूरज उठाता है नहीं या उगता है, उगता है, अपने आप उगता है, तो इसके राइज आएगा, खुद से उगना। और उसने क्वेश्चन उठाया या क्वेश्चन उठ गया, उठाया उसने क्वेश्चन अपनी इच्छा से, तो उठाना, इसलिए रेज्ड आ गया। ये तो तुम जाओगे मीनिंग पे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोल दिया है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, कि जो राइज होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो देखो तुम देख रहे होंगे राइज, राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसके बाद आ रही है प्रेपोजिशन, तब जाके ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है, खुद से उठता है, कोई चीज खुद से बढ़ जाए वो होता है। लेकिन रेज्ड, जो रेज्ड वाला होता है नीचे वाला, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। देखो, तो जहां पे तुम्हें इसके बाद किसी वर्ब के बाद, इन दोनों वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिख जाए तो रेज्ड वाला आएगा, रेज, रेज्ड, रेज्ड। और जहां पे तुम्हें इसके बाद प्रेपोजिशन दिखे या ऑब्जेक्ट ना दिखे तो राइज, रोज, राइजन, ये वाला आएगा। अब बताओ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पसंद है जल्दी से दिल फेंक के मारो कि सर मजा ही आ गया आज तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर्स, ये टेम्परेचर्स का ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ऐसे बोल रहे हैं राइजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर का बढ़ना, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर का बढ़ना बोल रहे हैं, और बढ़ना बोल रहे हैं खुद से, तो राइजिंग होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे। और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही रेज्ड, उसने उठाया, क्या उठाया उसने, ही रेज्ड व्हाट, क्या उठाया, क्वेश्चन उठाया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ले रेज्ड। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो राइज, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं नहीं है तो राइजिंग। अब आया तुम्हें समझ में, तुम बोलोगे सर मजा ही आ गया आज तो, आज तो मजा आ गया, सारे पाप धुल गए। अब देखना आप क्वेश्चन में ऐसे उड़ा दूंगा, तो एग्जाम में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आते हैं, और लोग केवल इतना बोलते हैं भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, उठना उठाना, तो जहाँ पे उठने का सेंस है लगा दो, जहाँ पे उठाने का सेंस है लगा दो, पता नहीं चलता हमको कहाँ पे है। हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप, कभी भी तुम किसी हाई स्ट्रीट शॉप में गए हो, वेयरिंग अ पेयर ऑफ साइक्लिक शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स पहन के, साइक्लिक शॉर्ट्स पहन के कभी तुम किसी दुकान में गए हो, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, नो एरर है। हैव यू एवर, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप, हाई स्ट्रीट शॉप में शॉप है नाउन, और हाई स्ट्रीट वहां पे है एडजेक्टिव, और आर्टिकल इसी स्ट्रीट, इसी शॉप के लिए है। वेयरिंग अ पेयर ऑफ साइक्लिक शॉर्ट्स, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। मोस्ट इंप्रेसिव, जो सबसे इंप्रेसिव था, वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 FPS ऑन क्राइसिस, तो क्राइसिस में जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग FPS था वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था, इंप्रेसिव था। अब देखो, ये तो है नाउन, 75.6 FPS नाउन, और नाउन से पहले मैंने बोला था जब सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है, तो इट वाज अ, ए आएगा वहां पे इस नाउन के लिए, कि मोस्ट इंप्रेसिव जो था वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग FPS, रिकॉर्ड ब्रेकिंग FPS था क्राइसिस में। तो जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसके लिए आर्टिकल ए लगाना पड़ता है, याद रखना, आर्टिकल लगाना पड़ता है, बिना आर्टिकल के कोई सिंगुलर नाउन कभी आ नहीं सकता है, बार बार बोला है। और इसकी तो शॉर्ट्स भी बनाई है मैंने। आई बिगेन विद राइटिंग, मैंने स्टार्ट किया राइटिंग से, वन अ वीक, हफ्ते में एक बार, एंड नाउ आई डू सो एवरी डे, और अब मैं डेली की डेली करता हूं। तो हफ्ते में एक बार, वन अ वीक होता है कि वंस अ वीक होता है, क्या होता है, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमको फ्रीक्वेंसी बताता है। तो वंस अ वीक होता है, वन अ वीक नहीं होता है, एडवर्ब वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। तो मैंने स्टार्ट किया हफ्ते में एक बार लिखना, और अब मैं डेली ही लिखता हूं। तुम भी ऐसे स्टार्ट करो, हफ्ते में एक बार पढ़ना, फिर डेली डेली हैबिट बन जाती, फिर पढ़ते रहोगे तुम। द रिसेंट डिस्कवरीज, जो अभी रिसेंट हाल ही में डिस्कवरीज हुई हैं, हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, उसने उठा दी है उम्मीदें कि उनके एप्लीकेशन, मतलब यूसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी जो डिस्कवरीज हुई है उनसे हमको ये होप, उम्मीद तो आई है कि इसके बहुत सारे यूज हम कर सकते हैं। तो हैव राइजन, अब देखो जरा, हैव राइजन उठाया है, वो क्या उठाया है, होप्स उठाई है, और उठाई है ना, उठाना, उठाने को बोलते हैं राइजन ही, रेज्ड। अब तुम्हें समझ में आ चुका है, और जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी होता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रेज्ड आएगा, और उठाना का सेंस दे रहा है, उठाना। अब तुम्हें आ गया होगा अच्छे से। अब तुम कभी कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे क्वेश्चंस पे, तुम बोलोगे नहीं सर ऐसे क्वेश्चंस पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डिस्कवरीज ने व्हाट क्या उठाया, होप्स उठाई, तो जो व्हाट का रिप्लाई दो ऑब्जेक्ट, और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट है वो रेज्ड आता है। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million
कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें अभी रिसेंटली $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया है, दैट रिक्स ऑफ करप्शन, जिससे करप्शन की बू आ रही है। तो रिक्स मतलब करप्शन, बू आना, तो उससे करप्शन की बू आ रही है बिकॉज उनको अभी $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है रिसेंटली। तो अब बताओ क्या है एरर इस पे। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, रिसेंटली अवॉर्डेड हुआ है। पास्ट की बात करें, $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो $1 मिलियन का है, तो ये आर्टिकल इस नाउन के लिए है, बिल्कुल सही है। दैट रिक्स, अब सिंगुलर है तो रिक्स ऑफ करप्शन, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, टुडे, आजकल, इन फिट ऑफ फ्रेंजिड रेज एंड जेलिसी, गुस्से में और जेलिसी में, यू वुड हैव किल्ड मी, तो आज भाई तुम तो गुस्से में मुझे मार ही देते मेरे भाई, तुम्हारी देते तुम तो आज मुझे गुस्से में। अब देखो, फ्रेंजिड का मतलब होता है गुस्सा और रेज का मतलब होता है गुस्सा, तो जब दो वर्ड्स हैं गुस्से के लिए तो फिर एक को हटा दो, फ्रेंजिड को हटा दो, इन फिट ऑफ रेज बोल दो डायरेक्ट। भाई आज तो तुम गुस्से में, इन फिट ऑफ रेज, गुस्से में तुम आज मुझे मारे डालते, तो दोनों का मतलब है गुस्सा, तो एक को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। और इसी एरर को अभी मैंने बोला था, क्या बोलते हैं इसको, सुपरफ्लुअस एरर, वो एरर जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है, उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब भी गुस्सा है, इसका मतलब भी गुस्सा है, तो किसी एक को हटा दो, इसको हटा दो, फ्रेंजिड, इन अ फिट ऑफ रेज, गुस्से में तुमने मुझे आज मार ही डाला था, तो इन फिट ऑफ रेज। नेक्स्ट, अ स्टडी फाइंड्स, एक स्टडी ने, अध्ययन ने खोजा, दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट, जो एवरेज स्टाफ की कॉस्ट होती है पब्लिक सेक्टर में, वो हाई देन, ज्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर के काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट मतलब होता है उसका उसके जैसा, तो एक पब्लिक सेक्टर में ज्यादा पे होती है स्टाफ की प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। तो देन मतलब कंपैरिजन करने हैं तो हाई होगा कि हायर होगा, अरे जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, हायर देन, कंपैरेटिव डिग्री आती है उसके बाद देन आता है, तो हायर देन होगा, तो देन के आगे कंपैरेटिव डिग्री आती है, ना कि पॉजिटिव डिग्री। हायर देन ज्यादा है, तो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा, पब्लिक मतलब जहां पब्लिक आए वहां पे ज्यादा रुपए मिलते हैं बजाय प्राइवेट सेक्टर के, तो बैंक की जॉब बेस्ट है। और ये क्वेश्चंस बैंक में भी आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग, जो एटमॉस्फेरिक रिवर होती है जिनका अपना वातावरण होता है वो बड़ी लंबी होती है, लॉन्ग होती है। नैरो बैंड्स, उनमें नैरो बैंड्स होते हैं ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉपिक टू हायर लैटिट्यूड, जो टॉपिक से हायर लैटिट्यूड तक इतने ज्यादा लंबे होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, फैले हुए होते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत इजी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, क्यों? देखो जरा, एक्सटेंड है वर्ब, तुम बोलोगे हाँ सर वर्ब तो है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है जरा बताना, ऑब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट के? तुम बोलोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वर्ब, वर्ब जो आती है वो तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसलिए हमने चैप्टर पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो वर्ब एक्सटेंड्स, ये है प्लूरल सिंगुलर फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ है? देखो, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो मॉइस्चर आया है वो प्रेपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट, फिर इन हो गया प्रेपोजिशन, तो बोलोगे हाँ सर ये भी सही है, और इनके बाद जो ये एटमॉस्फेयर आया है ये हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी नहीं, वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी नहीं, वर्ब ताकि सब्जेक्ट, तो ये है सब्जेक्ट। नैरो बैंड्स, नैरो बैंड्स जो है वो ही तो फैले हुए हैं ट्रॉपिक से हायर लैटिट्यूड तक, क्या फैला है? एटमॉस्फेयर नहीं, नैरो बैंड्स, तो सब्जेक्ट ये है, और नैरो बैंड्स है, प्लूरल है सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए एक्सटेंड, ना कि सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो जरा हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स, रिवर्स प्लूरल, आर लॉन्ग, बहुत लॉन्ग होती है, नैरो बैंड्स, नैरो बैंड्स दैट एक्सटेंड, नैरो बैंड्स हैं जो फैले हुए रहते हैं, तो ये सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। अब जो ये है ऑफ, ऑफ के बाद मॉइस्चर हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन के बाद द एटमॉस्फेयर हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये, क्लियर हो गया? तो ऐसे तुम्हें देखना होता है, और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस पे कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस तुम मेरे साथ पढ़ोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें आ जाएगा। लेकिन टीचर लोग करते क्या है, भाई इस पार्ट में एरर है, ये इसका सब्जेक्ट है, तो बताते नहीं है वो, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर एक बार बता दिया जाए तो उसके बाद तो आराम से कर लोगे। इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन, ऐसा बाद में पता चला कि मेरे पापा अलोन नहीं थे, इजंट अलोन, अलोन नहीं है। इट टर्न्स आउट, बिल्कुल सही है, टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन, नो एरर, कोई एरर नहीं है, टर्न्स आउट ही होता है, मेरे पापा अकेले नहीं है। व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम गार्लिक को कुक करते हैं, पकाते हैं, गार्लिक बोले तो अदरक, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, सल्फाइड मॉलिक्यूल्स रेज्ड इनटू द एयर, वो एयर में उठ जाते हैं, एंड फिल द रूम विद द प्लीजेंट अरोमा, और उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब देखो रेज, अब रेस हम देखेंगे, एक होता है राइस, एक होता है रेस, देखो कितना इजी है अब तो, राइस और होता है रेस, रेस के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसका पक्का, और राइस के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता,
ये हमको पता है। अब देखना है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये तो प्रेपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट तो गिवन ही नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो कौन सा रेज आएगा, ये की है राइज आएगा, तो रेज नहीं आएगा राइज, क्योंकि राइज होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं गिवन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ गिवन है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसका मतलब राइज आएगा यहाँ पे, उठ जाता है, उसकी हवा फैल जाती है। तो देखो कितना इजी हो गया। अब लो, आया ना मजा, आया कि नहीं आया बताओ तुरंत। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट, ये कोई अजीब बात नहीं थी दिखने की। टू द बॉय बाय द टाइम, बाय दैट टाइम फॉर ही हैड नीदर गन नो और स्पेयर। अब नीदर के साथ और किसका पेयर आता है जरा बताओ सबके सब, और का कि नॉर का, नॉर। हम बोल रहे हैं भाई इस पे कुछ अजीब बात नहीं थी देखने में, कोई विचित्र बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम उसके पास ना गन थी ना कोई स्पेयर थी, ना भाला था ना गन थी, तो कोई अजीब बात नहीं थी दिखने में। तो नीदर के साथ नॉर का पेयर आता है, इधर के साथ और का पेयर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर आता है, बोथ के साथ एंड का पेयर आता है, लेस्ट के साथ शुड का पेयर आता है, फ्रॉम के साथ टू का आता है, बिटवीन के साथ एंड का आता है, वेदर के साथ और का आता है, हार्डली बियरली स्कार्सली रेयरली के साथ व्हेन का आता है, नो सूनर के साथ देन का आता है। मैंने बहुत सारे पेयर्स तुम्हें करवाए हैं, कंजंक्शन चैप्टर भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी करवाए हैं, तो वहां से तुम अच्छे से देख सकते हो। तो नीदर के साथ नॉर का पेयर आता है। लो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स टू माइंड हिज मैनरिज्म या मैनर्स, सॉरी। तो उसे बहुत बार बोला गया है कि अपने शिष्टाचार में ध्यान दो, थोड़ा शिष्टाचार में रहो, थोड़ा, हाँ हम बोलते ना भाई खाल में रह ले। तो मैनी टाइम्स होगा ना, मैनी टाइम्स, मैनी है प्लूरल, तो प्लूरल के बाद टाइम्स आएगा, ए नहीं आएगा वहां पे, ए की जरूरत नहीं है, मैनी टाइम्स। जिससे मैं बोलूंगा मैनी अ बॉयज, तो यार मैनी अ बॉयज कैसे बोल सकता हूँ, अरे एक हटाओ, मैनी मतलब बहुत सारे बॉयज बोलो, मैनी बॉयज आर प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर एक हांसा लगा दिया तुमने, हटा उसको। हटा सावन के खड़ा, खा खुजा बत्ती बुझा के सोजा इंटुकले मिंटुकले, मंडी पे खड़ी लेंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुतले वटले साड़ा बंद किया, तो हटा उसको। आई विल नेवर जज यू, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा फॉर यूर इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो बिना किसी प्रिपरेशन के हो, विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी प्रैक्टिस के तुम डायरेक्ट अगर कोई परफॉर्मेंस दे दो तो उसी को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो मैं जज नहीं करूंगा तुम्हारी ऐसी परफॉर्मेंस जो तुमने तैयार ना की हो, तो इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। तो हमको यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव, परफॉर्मेंस तो हो गया नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, यूअर्स नहीं होता है, यूअर्स तो प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव चाहिए यूअर। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज यूअर्स हाउस, ये घर तुम्हारा है, तो हाउस हो गया नाउन, और नाउन के पहले चाहिए होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव यूअर्स नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है यूअर, तुम्हारा घर है। यूअर्स तो होता है प्रोनाउन, जैसे दिस हाउस, ये घर तुम्हारा है, इज यूअर्स, तो यहां पे होगा यूअर्स प्रोनाउन, दिस हाउस इज यूअर्स, ये घर तुम्हारा है, तो प्रोनाउन होता है यूअर्स। और नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, वो यूअर होता है। तो नाउन के पहले, परफॉर्मेंस के पहले यूअर, एडजेक्टिव चाहिए वहां पे, ना कि यूअर्स। कहां पे है यूअर्स, लो। तो व्यूअर्स, व्यूअर्स समझ पाया कि नहीं आया। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्सर, हम बोल रहे हैं जो परंपरागत पैटर्न चल रहे हैं, अरेंजमेंट चल रहे हैं, अगर उनको हम स्कार्सर कर दें, कम कर दें, अदर अरेंजमेंट एंड पैटर्न विल स्प्रिंग अप, तो जो और अदर पैटर्न है वो आगे बढ़ जाएंगे। देखो इसका मतलब ये है कि जो तुम पहले से करते आ रहे हो, जो तुम्हारे ओल्ड हैबिट्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, जब तुम उनको स्कार्सर करोगे, कम करोगे, तभी तो नए पैटर्न्स बनेंगे। अब जो तुम्हारे पास पहले से जो तुम्हारी आदतें चली आ रही है, पैटर्न्स चले आ रहे हैं, अरेंजमेंट चले आ रहे हैं, तुम उसको कम करते नहीं हो, तो कम करोगे नहीं तो आगे वाले नए वाले कैसे बढ़ेंगे। तो जो तुम्हारे पुराने चीजें हैं, जो तुम्हारी हैबिट्स हैं, उनको कम करो, तो नए जो पैटर्न्स हैं वो अपने आप स्प्रिंग अप होंगे, बढ़ेंगे। अब देखो स्कार्सरर, ये है कंपैरेटिव डिग्री, जिसके पीछे यार लगता है कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो अरे मोर को हटाओ, दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में क्यों आएंगी। जैसे मैं बोलूंगा ही इज मोर बेटर देन शाम, वो शाम से ज्यादा अच्छा है, तो शाम से ज्यादा अच्छा है, दा शाम की लिखा देन, वो शाम से ज्यादा अच्छा है, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये भी है कंपैरेटिव डिग्री। तो मोर बेटर क्यों बोल रहे हो तुम, अरे मोर को हटाओ, बेटर बोलो, ही इज बेटर देन शाम, वो शाम से अच्छा है। दो कंपैरेटिव डिग्री लिखने की क्या जरूरत है। तो जब स्कार्सर और कंपैरेटिव डिग्री आई है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलो स्कार्सर, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, ये पार्ट में एरर हो जाएगा, सिंपल। तो एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूं ताकि बच्चे को भी समझ पाए। यू केयर फॉर हिम, तुम उसकी केयर करते हो, इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, मेरी केयर करने से भी ज्यादा तुम उसकी करते हो। ही क्राइड बिटरली, वो बड़े ही कड़वाहट से रोने लगा कि तुम उसकी केयर करते हो, मेरी केयर नहीं करते तुम। बच्चे ऐसे होते हैं। तो देखो हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं अपने से, मेरे से।
इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुम इसको ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को नहीं करते। तो इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन देखो, हिम। ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन तो हिम, ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा तो माई सेल्फ नहीं मी। कंपैरिजन सेम चीजों का होता है, बोला था। सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ होता है और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। अभी हम कंपैरिजन इस हिम का और अपना कर रहे हैं कि तुम प्यार करते हो उसे भी मुझे भी, लेकिन उससे ज्यादा करते हो। तो कंपैरिजन इन दोनों का हो रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में होना पड़ेगा। तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे मी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे माई सेल्फ। हम अपनी परछाई को नहीं दिखा रहे जो माई सेल्फ बोलेंगे। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब परछाई को दिखाना होता है। परछाई नहीं दिखा रहे हैं, रियल इंसान को दिखा रहे हैं। रियल इंसान के लिए मी का यूज करेंगे वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का। नेक्स्ट, वंस आई रन इन द सोनोरन डेजर्ट इन एरिजोना आफ्टर अ ह्यूज रेन इवेंट। तो हम बोले वंस, एक बार की बात है, आई रन। तो आई रन या आई रैन, पास्ट की बात बता रहे हैं तो आई रैन होगा ना वहां पे, आई रन थोड़ा होगा। एक बार मैं भागा, जब बहुत ह्यूज जब बारिश हुई तो मैं भागा एरिजोना के डेजर्ट में। तो वंस आई रैन, भागा। पास्ट की बात करें तो पास्ट की बात करेंगे तो रैन आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट आएगा। एज पर द स्टडी, अध्ययन से, मॉस्किटो बॉर्न, हमको पता चला कि जो मॉस्किटो बॉर्न डेंगू होता है, फीवर, इनफैक्ट्स 400 मिलियन पीपल एनुअली। तो जो मॉस्किटो से जो हमको डेंगू होता है वो 400 मिलियन लोगों को एनुअली बीमार करता है। उससे इतने सारे लोग सोच लो डेंगू का शिकार होते हैं, अध्ययन से पता चला। तो यहाँ पे लिटिल, देखो लिटिल तो आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन तो गिवन नहीं है। देखो काउंट किया है लोगों को, लोग तो काउंटेबल होते हैं। देखो 400 मिलियन काउंट तो क्या है, तो काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल नहीं आता है, तो लिटिल को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है लिटिल की, तो लिटिल को हटा दो। यहाँ पे सी पार्ट में है। डायरेक्ट बोलो कि मॉस्किटो जो होते हैं, मॉस्किटो से डेंगू फीवर जो होता है, इनफैक्ट 400 मिलियन पीपल, इनफैक्ट करता है 400 मिलियन लोगों को एनुअली, हर साल, प्रति साल। तो लिटिल को हटा दो। लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। लिटिल वाटर, लिटिल एयर, जिसको काउंट ना कर सके। पीपल के लिए लिटिल का यूज नहीं करता, तो हटा दो उसको। नेक्स्ट, इट्स 4 PM, भाई शाम के 4 बज रहे थे लोकल टाइम में। एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड, और बहुत बड़ा भीड़, हैज गैदर्ड हुई फ्रॉम यस्टरडे से इवनिंग अराउंड द जाइंट स्टेज में। यस्टरडे इवनिंग में 4 बजे से बहुत भीड़ जमा हुई। अब यस्टरडे लिखा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो बता दो उसके साथ फ्रॉम आता है या फॉर आता है। अरे ना फ्रॉम आता है ना फॉर आता है, सिंस आता है। बोला था। वैसे भी फ्रॉम के साथ तो टू का पेयर बनता है, तो फ्रॉम तो आने का भी नहीं था वैसे भी। अरे बोलो भैया मेरे साथ हाँ ही ना, हाँ जी। तो कमेंट लिख के बताओ जल्दी से, हाँ जी सर समझ पाया। ये तो आपने अभी कुछ देर पहले भी कराया था। साइंटिस्ट हैव्स अ फ्यू ट्रिक, देखो साइंटिस्ट है प्लूरल, तो उसका वर्ब भी आई है हैव प्लूरल। तो साइंटिस्ट के पास है मतलब है, अ फ्यू ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स हैं, अप देयर स्लीव्स। देखो अप देयर स्लीव्स मतलब होता है उनके स्लीव्स में। देखो स्लीव में हम छुपाते ना, स्लीव में कुछ चीज छुपाते हैं, तो हम बोले उनके पास छुपी भी बहुत सारी कुछ ट्रिक्स हैं साइंटिस्ट के पास, फॉर डील करने के लिए विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स के साथ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट नहीं है, यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो कंजंक्शन लगाना है यहाँ पे, दो चीजों को जोड़ने के लिए, यूनिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को। तो चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो कुछ दूसरी चीजें हो, जैसे एस्ट्रॉइड वगैरह, मीटरॉइड वगैरह, तो उनसे लड़ने के लिए साइंटिस्ट के पास कुछ चीजें छुपी हुई है उनके स्लीव्स में। मतलब बहुत सारे तरीके हैं उनके पास, टोने टोट के हैं। जब कोई एस्ट्रॉइड आएगा तो पता नहीं कौन सा हथियार निकाले साइंटिस्ट और ठीक उसको मार दें। तो इसलिए यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट नहीं, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कंजंक्शन मिसिंग था, कंजंक्शन को हमने लगा दिया। जैसे मैं बोलूंगा आई मेट, मैं मिला, राम शाम, राम शाम से मिला मैं। अरे तो तुम बोलोगे सर राम शाम से मिला, दो हैं तो एंड लगाओ ना, आई मेट राम एंड शाम। राम शाम नहीं होता है, तो यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम्पल से समझ पाता है। यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जानते, when you are going to stumble to a jewel in the most unexpected corner, तो तुम कभी नहीं जानते कि कब तुम stumble to मतलब था गिरोगे किसी ज्वेल में, मतलब किसी अच्छी चीज में, किसी गहने में, इन एक्सपेक्टेड कॉर्नर, किसी कोने में। तो किसी कोने में कहाँ कुछ मुद्रा पड़ी है, कहाँ तुम उस पर गिर जाओ तुम्हें पता नहीं चलेगा। मतलब कहाँ तुम्हें कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुम्हें पता नहीं है लाइफ में, कहाँ तुम किसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर स्टम्बल अपॉन हो जाओ, मतलब उस पर लुढ़क जाओ या गिर जाओ, उस पर आ जाओ अचानक से किसी रत्न में। तो कहाँ तुम्हें किसी कॉर्नर में कोई रत्न मिल जाए, कोई सोना मिल जाए, कुछ कीमती चीज मिल जाए, तुम्हें नहीं पता है। तो स्टम्बल टू नहीं होता है, स्टम्बल अपॉन होता है। प्रेपोजिशन का एरर है, हमेशा स्टम्बल अपॉन होता है। स्टम्बल मतलब लुढ़कना, तो किसी चीज के ऊपर लुढ़कते हैं, तो स्टम्बल अपॉन।
ये होता है स्टम्बल अपॉन। तो हम नहीं जानते कि कब तुम्हें किसी कोने में कोई रत्न मिल जाए, कोई ज्वेल मिल जाए, तो हमेशा ओपन रहना चाहिए लाइफ में। हमें नहीं पता कब कौन सी अच्छी चीज हो जाए, कब ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूँ एग्जाम में आ जाए, तो इससे सारे क्वेश्चन पढ़ते रहो सही से। अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का 30% आर एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीबी। उनको लेटेंट टीबी है ऐसा एस्टिमेट किया गया। लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, तो छुपी हुई टीबी है, पता नहीं है ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन छुपी हुई है। कितनी परसेंट? इंडियन पॉपुलेशन का 30%। अरे भाई 30% बहुत होता है भाई, इतने लोगों को टीबी है, बताओ कितनी गरीबी हमारे देश में है। इसलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ा करो ताकि गरीबी ना हो। देखो पॉपुलेशन है सिंगुलर नाउन, पॉपुलेशन होता तो प्लूरल होता, सिंगुलर नाउन, और पॉपुलेशन का 30%, तो किसी सिंगुलर नाउन में से कितने भी परसेंट निकालेंगे तो वो भी सिंगुलर होगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा, इज आएगा। सुनो, वो बच्चे जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ पे नहीं आया या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और इसको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में डिटेल में बताया है। तुम सर्च मारना इसी चैनल में, तुम्हें मिल जाएगी। वीडियोस में जाना, सेक्शन में नीचे करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 3 घंटे की बिल्कुल एक वन शॉट क्लास है, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। जैसे कोई सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में से तुम कितना भी निकालो परसेंट, वो भी सिंगुलर ही होगा। तो वैसी पॉपुलेशन सिंगुलर है, पॉपुलेशन का 10%, 20%, 30% सिंगुलर नाउन में से कितना भी परसेंट निकालेगा तो वो सिंगुलर ही होगा। तो 30% भी सिंगुलर है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन से निकाला है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा, वहां पे इज आएगा। समझ पा गया? नेक्स्ट, अ की इंस्टीट्यूशन, हम बोल रहे जो मेन संस्थान है, की इंस्टीट्यूशन जो मेन संस्थान है, इज द जुडिशरी, वो हमारी न्यायपालिका है। तो जो सबसे मुख्य संस्थान है हमारे पूरे देश में वो है जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका हमारी। स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, विद अ वाइडली रेमिट एंड अ वाइस लेगेसी, जिसका बहुत चौड़ा अधिकार भी है, बहुत बड़ा अधिकार भी है, और बहुत ज्यादा बुद्धिमान लेगेसी भी है उसकी। अब बता दो, देखो एंड जो कंजंक्शन है वो दो सेम चीजों को जोड़ता है, तो बोलोगे हाँ सर सेम चीजों को जोड़ रहा है, तो रेमिट नाउन को नाउन के साथ जोड़ रहा है, लेगेसी नाउन को नाउन के साथ अधिकार। अब अधिकार कैसा है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, वाइडली होता है एडवर्ब, एडजेक्टिव चाहिए तो वाइड होगा। देखो इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए तो वाइस, तो वाइस एंड वाइड, तो एडजेक्टिव यहाँ पे चाहिए ना कि एडवर्ब, तो इसका मतलब वाइडली एरर है, और वाइडली में एरर है तो इसका मतलब है सर ए पार्ट में एरर है। फिर बता रहा हूँ कैसे किया। हम बोल रहे हैं भाई हमारा जो सबसे मुख्य संस्थान है देश में वो हमारे न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में भी सबसे बेस्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम सर्वोच्च कोर्ट न्यायालय, जिसकी की तुम देखोगे अधिकार भी बहुत बड़ा है, वाइड अधिकार है उसका। भाई जिससे किसी को फांसी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो इसको कर सकता है, रोक सकता है, और उसका एक वाइस लेगेसी है, तो उसकी एक पूरी की पूरी अपनी एक कहानी है। तो नाउन, दोनों नाउन को जोड़ रहा है एंड, और नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए होता है वाइस, और इसके पहले भी एडजेक्टिव चाहिए तो वाइड होता है एडजेक्टिव, ना कि वाइडली होता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टर्न आउट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए टर्न आउट, ऐसा टर्न आउट हुए टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री, सबसे हिस्ट्री के सबसे बड़े इलेक्शंस में से एक। तो वन ऑफ द, मैंने तुम्हें कल की क्लास में बताया था, वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है हमेशा वन ऑफ द के बाद, क्योंकि ऑफ द का मतलब होता है में से, और हम प्लूरल चीज में से कुछ निकालते हैं, सिंगुलर चीज में से कुछ नहीं निकालते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैंने ऐसा बोल दिया ही इज, वो है वन ऑफ द बॉय, वो लड़के में से एक है, तो एक लड़के में से एक हो जाएगा वो, मैं एक लड़के में से एक निकाल दूं, कहां से निकालूं भाई, तो लड़कों में से एक, तो बॉयज बोलना पड़ेगा, नाउन प्लूरल आता है ऑफ द के बाद, लड़कों में से एक है। वैसे ही लैंडस्लाइड्स में से एक लैंडस्लाइड थी, तो लैंडस्लाइड्स होगा, एस होगा वहां पे। नाउन हमेशा प्लूरल आता है ऑफ द के बाद, हमेशा प्लूरल, इसको ध्यान दो, याद कर लो, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, प्लूरल में से कुछ निकालते हैं, सिंगुलर में से कुछ नहीं निकालते हैं। तो अगर मुझे बोलना होगा कि भाई मेरा वो एक स्टूडेंट्स में से एक है, तो मैं क्या बोलूंगा, वन ऑफ द स्टूडेंट बोलूंगा, एक स्टूडेंट में से एक है वो, वन ऑफ द स्टूडेंट, या वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक है वो। तो वैसे ही वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स में से एक थी प्रेसिडेंट का इलेक्शन। लास्ट जो है आज का, ऑल दो, हालांकि पीपल हैड बीन वर्किंग, हैड बीन ऑन वॉच, हालांकि लोग वॉच पे थे, मतलब सतर्क थे, एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, और जो वॉच कीपर्स थे वो बहुत ही थके हुए थे। एवरीवन वर अप एंड बजिंग, मतलब सब का सब उठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे, जोश में थे। तो एवरीवन होता है सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर नहीं आएगा, वज आएगा। हर एक
हम बोले हर एक की बात करें, हर एक उठा हुआ, बिल्कुल एनर्जी में। तो एवरीवन एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, ये सब के सब हमारे सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, क्योंकि हर एक की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब वर्ब सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बताओ भैया कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया? अगर तुम्हें आज की क्लास में मजा आया और तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ पा रहा है, तुमको लग रहा है कि हाँ सर आप बिल्कुल डिटेल में करवा रहे हो जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में हम करवाते ही हैं, तो एक बार लाइक ठोक के बड़ा क्लास को लाइक करना और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पक्का शेयर करना। और जो भी तुम्हारा फीडबैक होता है क्लास से संबंधित या रिलेटेड, प्लीज उसे कमेंट्स पे लिखा करो। जितना भी तुम्हारा फीडबैक होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी चीज होती है, प्लीज कमेंट पे लिखा करो ताकि मुझे भी पता चल सके और मैं उसी के तरह फिर इंप्रूव करूंगा। और अगर कंटेंट पे इंप्रूव करना होगा तो उसको और इंप्रूव करूंगा, टीचिंग स्टाइल में जो भी होगा। तो तुम मुझे पक्का बताना, अपना फीडबैक पक्का देना और अपने दोस्तों के साथ पक्का इस क्लास को शेयर करना, ताकि उन तक भी क्लास पहुंचे, वैल्यू पहुंचे, और वो भी अपना फीडबैक दे सकें और उन्हें भी मदद मिले। तो अपना ख्याल रखो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु।